Assalamu alaikum. My name is Haram Irfan and I am a first year MBBS student at King Edward Medical University. I cracked my MDCAT in 2025 with 173 out of 180 marks as a fresher. आज जो मैं आपसे बात करने लगी हूँ वो है MDCAT का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो मैं कंसीडर करती हूँ और वाकई वो आपकी MDCAT का एक प्रेपरेशन का टर्निंग पॉइंट प्रूफ हो सकता है। उसमें हमारे पास हम आज बात करेंगे MDCAT की टाइम मैनेजमेंट पर। टाइम मैनेजमेंट में हमारे पास सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो आपने प्रिपरेशन की है, यानी जो आपने एफएससी के 2 साल में प्रिपरेशन की है, वो आपका MDCAT का 40% काउंट होगा। और जो आप उस टाइम पे उस नॉलेज को एक्सेस करके अपना पेपर सॉल्व करेंगे वो आपका 60% काउंट होगा MDCAT में। सो इसके लिए हम ये कहना गलत नहीं होगा कि MDCAT नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है। MDCAT आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी, आपकी प्रेशर मैनेजमेंट और टाइम मैनेजमेंट का एग्ज़ाम है। इसमें आपको ये साइंटिफिक फैक्ट पता होना चाहिए कि जब भी हम प्रेशर के अंडर आते हैं तो हमारा जो फ्लाइट एंड फाइट मोड है वो एक्टिवेट हो जाता है, जिसकी वजह से जो हमारी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है और डाउट्स पे डाउट्स आते हैं। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए हमें ड्यूरिंग एग्ज़ाम काम रहने की ज़रूरत है। सो उसमें हम किस तरह इस चीज़ को, अपनी परफॉर्मेंस को, उस 60% को अचीव कैसे कर सकते हैं? तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, वो है परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस से हमें आएगी प्रैक्टिस, और वो प्रैक्टिस जो होगी, जो हम बार बार करेंगे MCQ सॉल्व करते वक्त, वो हमें एक ऑटोमेटिसिटी लेके आएगी। यानी कि जब आप पेपर में बैठेंगे सॉल्व करने के लिए तो आपका ब्रेन उस चीज़ से फेमिलियर होगा कि मैंने इसको किस तरह सॉल्व करना है, किस तरह टाइम मैनेजमेंट करना है। अब टाइम मैनेजमेंट में प्रैक्टिस में एक चीज़ आती है कॉन्फिडेंस। आप कब प्रेशर नहीं लेंगे? जब आपको अपनी प्रेपरेशन पे प्रॉपर कॉन्फिडेंस होगा। अब कॉन्फिडेंस किस तरह आएगा? कॉन्फिडेंस इस तरह आएगा कि आपकी जो टेक्स्ट बुक है, यानी जो आपकी करिकुलम की बुक्स हैं, आपको उनको अच्छे तरीके से आपको वो आनी चाहिए। यानी कि आप एक्स्ट्रा के पीछे ज़्यादा ना भागें, कम से कम आपको आपकी वो बुक अच्छे तरीके से पता होनी चाहिए, सो डैट जब पेपर में आपके पास कोई MCQs आए सो आपको पता हो कि ये बुक पे से नहीं आया और अब यहाँ पे हर कोई स्टक होगा। सो मुझे इसको काम रह के सॉल्व करने की ज़रूरत है। आप अपनी कंसेप्चुअल एबिलिटी यूज़ करें और अपना वो प्रीवियस नॉलेज यूज़ करें जो आपने स्टडी के स्टार्ट से, यानी पास्ट 12 ईयर्स में जो आपका कंसेप्चुअल नॉलेज है, आपको वो यूज़ करके उस तरह के MCQs को सॉल्व करना है। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं ना, वो दूसरे लोगों को कॉपी करने लग जाते हैं, उनकी स्ट्रेटजी को। मैं ये मानती हूँ कि हर किसी का अपना एक वे है, वो उसी अकॉर्डिंग वो पढ़ता है। हर इंसान यानी उसका अपना ही एक अलग साइकिल है। सो आपने क्या करना है, आपने अंधाधुंध दूसरों की स्ट्रैटेजी, उनकी जो प्लानिंग है उसको फॉलो नहीं करना होता। हमने अपने लिए खुद एक स्ट्रैटेजी बनानी होती है। आप दूसरे लोगों को देखें कि वो किस तरह करते हैं, लेकिन आपने उसको अप्लाई करना है पेपर से पहले, प्रैक्टिस करते वक्त अपने आप पे। फिर आप देखें आपको कौन सी चीज़ जो है वो आपके लिए सूटेबल है, तो आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर आप जिस तरह प्रैक्टिस करते जाएंगे वो चीज़ रिफाइन होती जाएगी। आपने अपने वीक पॉइंट्स पर फोकस करना है और उसमें देखना है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं कि जो मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है मुझे उन चीज़ों को सॉल्व करने में। सो उन पे आपने वर्क करना है और अपनी एक स्ट्रैटेजी खुद बनानी है। और इस तरह नहीं करना कि पेपर में जाके एट दैट पॉइंट आप अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर लें। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है और ये बहुत डेंजरस है। सो आपने जो भी आपने अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, आपने पेपर में उसी को यूज़ करना है। सो यही बेहतर है कि आप स्टार्टिंग से ही एक चीज़ को फॉलो करें और उसी को वक्त के साथ साथ आपने रिफाइन करना है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि हम में से मोस्टली लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनका स्टडी साइकिल थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यानी कि वो दिन के टाइम वो उनका माइंड इतना एक्टिव नहीं होता, वो दिन के टाइम स्लीपिंग को प्रेफर करते हैं, लेकिन उनका माइंड ज़्यादातर रात को एक्टिव होता है, वो रात को ज़्यादा स्टडी करते हैं। तो स्पेशली उन लोगों के लिए जब आपको पता चल जाए कि आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है, तो आपने क्या करना है, आपने उससे कुछ 3-4 दिन पहले, जो डेट का एग्ज़ाम की डेट है उससे 3-4 दिन पहले आपने जो एग्ज़ाम का टाइम है एग्जैक्टली उसी टाइम पे उठना है आपने, और उसी टाइम पे कोई इस तरह की हेल्दी एक्टिविटी करनी है। यानी कि आपने या तो कोई टेस्ट सॉल्व कर लिया या फिर कुछ पढ़ लिया। इससे ये होगा कि जो आपका ब्रेन है वो उस टाइम पे एक्टिव होना सीख जाएगा और उसकी एक्टिविटी उस टाइम पे बढ़ जाएगी। फिर ड्यूरिंग टेस्ट आपका फोकस बढ़ेगा। लेकिन अगर आपकी रूटीन इस तरह की नहीं है कि यानी आप रात को पढ़ते हैं और जिस टाइम आपका टेस्ट है उस टाइम आप सोते हैं, तो ये होगा कि जब आप टेस्ट देने जाएंगे सो आपका ब्रेन उस टाइम एक्टिव नहीं होगा। जो आपने नॉलेज इतनी
साल लगा के आपने वो सारा कुछ एक्सेस किया है, यानी एफएससी में, उसके बाद एमडी कैट के 3 मंथ्स में, तो वो आप एट दैट टाइम उसको प्रॉपरली उस पर एक्सेस नहीं कर सकेंगे। सो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी एक रूटीन बनानी है टेस्ट से पहले कुछ दिन, सेम टेस्ट जैसी। और एक चीज़ ये भी है कि जब हम अकेडमीज़ में या ऑनलाइन टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो उसमें हम इतने सीरियस नहीं होते, यानी कि हम उसमें ये बिल्कुल प्रॉपरली टाइम मैनेजमेंट नहीं देख रहे होते कि हम कितना टाइम ले रहे हैं। और एक जो सबसे देखने में माइनर चीज़ लगती है लेकिन बहुत इफेक्ट करती है, वो है जब हम टेस्ट सॉल्व करते हैं वक्त ब्रेक्स लेते हैं। अब ब्रेक्स, हम जब टेस्ट सॉल्व करते हैं तो हम एक क्वेश्चन अगर सॉल्व कर लिया तो हम उसमें थोड़ी सी ब्रेक ले लेंगे, जब अकेडमीज वगैरह में हम करते हैं। सो हमें ये चीज़ इतनी फील नहीं होती, लेकिन हमारा माइंड इस चीज़ को अडेप्ट कर जाता है, हमें ब्रेक्स लेने की आदत हो जाती है। यानी अगर आपने बायो का पोर्शन 81 MCQ को सॉल्व किया है, उसके बाद आप लेते हैं ब्रेक। सो आपने फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री का सॉल्व किया, फिर आप ब्रेक लेके लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश को कर रहे हैं। इससे ये होगा कि जब आप बायो के बाद ब्रेक लेते हैं तो आपका माइंड एक यानी इस चीज़ का आदी हो जाएगा कि हाँ अब ब्रेक लेंगे, नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे तो ही आप उसको परफॉर्म कर पाएंगे। लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि आप इन ब्रेक्स को ख़त्म करें। आपने कंटिन्यूसली 3 घंटे बैठ के टेस्ट सॉल्व करना है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जब आप टेस्ट में जाएंगे ना तो आपको फटीग का मुकाबला नहीं करना पड़ेगा। यानी कि आप टेस्ट सॉल्व करने बैठे हैं, आपने बायो सॉल्व कर लिया, अब आपको उसी ब्रेक की ज़रूरत पड़ेगी उस टेस्ट में अगर आप उसके आदी होंगे। लेकिन अगर आप कंटिन्यूसली 3 आवर बैठने की आदत हो जाएगी, आपको 3 आवर में कंप्लीट टेस्ट सॉल्व करने की आदत हो जाएगी, सो फिर आपको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका बॉडी इस चीज़ को अडेप्ट कर जाएगी, वो कंटिन्यूसली 3 आवर तक वर्क कर सके। सो अब आ जाता है आपका MD-CAT का दिन। आप गए हैं अपने सेंटर में और आप अब जाके अपनी सीट पे बैठ गए हैं। असल कहानी शुरू होती है अब आपकी वो 3 घंटे आपके पिछले जितना भी आपने स्टडी किया, 12 साल 13 साल, उस सब को डिफाइन करने वाले हैं। सो उन 3 घंटों में आपका फोकस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अब उन 3 घंटों को किस तरह यूटिलाइज करना है वो हम देखते हैं। अब टाइम जो है वो आपके पास अकॉर्डिंग टू MCQs, आपके MCQs हैं 180 और टाइम है आपके पास 3 आवर्स। सो 3 आवर्स मीन्स 180 मिनट्स। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 180 मिनट्स मीन हर MCQs के लिए 1 मिनट। लेकिन इस तरह सॉल्व नहीं करना एग्जैक्टली 1 MCQs के लिए 1 मिनट। ये नहीं कि बार बार टाइम देखते रहना है कि अच्छा 1 मिनट में हो गया, ये हो गया, नहीं। इस तरह की मतलब कुछ नहीं आपने करना। उसमें ये है, आपने टाइम को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और नंबर ऑफ MCQs डिवाइड कर लेना है। अगर बायो के 81 MCQs हैं तो आपने 81 मिनट्स बायो को एलोकेट कर देने हैं। उसके बाद फिजिक्स के जितने MCQs हैं उतने मिनट्स फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग के लिए। अब जब हमने जो टेस्ट सॉल्व करना है ना, वो हमने करना है 3 राउंड्स में। अब 3 राउंड्स में किस तरह, पहले आपने बायो स्टार्ट की क्योंकि पहला पोर्शन उसी का होता है। आपने वो स्टार्ट की और आपने उसमें सबसे पहले स्टार्ट कर लिया और अब आपने देखते जाना है MCQs को। MCQ सॉल्व करते वक्त आपने ये ख्याल रखना है कि आपने स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ना है। यानी कि कोई इस तरह का पैनिक में आके कोई इस तरह का वर्ड मिस नहीं करना, जिस तरह नोट हो गया, इनकरेक्ट हो गया, या जो भी इस तरह के वर्ड्स हैं, माइनर वर्ड्स होते हैं, अक्सर बच्चे उसको नोट ही नहीं करते कि ये वर्ड लिखा था अंदर, जिससे पूरा MCQs की सेंस बदल जाती है। सो उन वर्ड्स को इग्नोर नहीं करना, उन पे प्रॉपर फोकस करना है। रीडिंग करते वक्त पैसिव रीडिंग नहीं करनी, एक्टिव होकर करनी है। ये नहीं कि MCQs पढ़ रहे हैं और माइंड में कुछ और चल रहा है डेट टाइम, और वो MCQs पढ़ने का टाइम वेस्ट हो गया और आप फिर दोबारा उसी MCQs को रीड कर रहे हैं। इस तरह नहीं करना। आपने MCQs को एक्टिव होके और फोकस के साथ आपने उसको रीड करना है। और उसके बाद जो आपको लगे कि ये इस MCQs में कीवर्ड्स हैं, आपने उनको अंडरलाइन करते जाना है, ताकि बाद में जब आप रीचेक करें MCQs को या फिर आंसर कंफर्म या कंपेयर कर रहे हो तो तब आपको यूज़फुल हो, आपको सारी स्टेटमेंट दोबारा ना पढ़नी पड़े। सो कीवर्ड्स को अंडरलाइन कर लेना है। उसके बाद आपने सबसे पहले जो राउंड है ना, उसमें आपने इजी MCQ सॉल्व करने हैं, यानी जो आपको लगता है एग्जैक्ट बुक लाइन है या फिर जो बहुत ही इजी हैं उनको सॉल्व कर लेना है। लेकिन इजी MCQs में एक ये चीज़ भी आती है कि आपने जो आपको लग रहा है कि MCQ सीधा सीधा बुक से आया है, लेकिन आपका माइंड इस चीज़ को कन्फ्यूज़ कर रहा है कि इतना आसान MCQs कैसे पेपर में आ सकता है। सो ये चीज़ भी नहीं सोचनी। कभी कभी बहुत ही आसान MCQs पेपर में आते हैं क्योंकि 15% आपका पोर्शन ईजी का होता है और 15% हार्ड का और बाकी मॉडरेट। सो आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना। बच्चे क्या करते हैं, इजी MCQs को देख के उस पर ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं कि कोई ना कोई ऐसा पॉइंट निकले कि जिससे ये मुश्किल बने और फिर मैं वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट करूँ, जिसकी वजह से उनके अक्सर MCQs गलत हो जाते हैं। सो आपने इस चीज़ में नहीं फंसना।
उसके बाद जब आप पहला राउंड कंप्लीट कर लेंगे इजी एमसीक्यूज़ का, फिर आपने जाना है मॉडरेट वंस की तरफ, जिसमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हो या जिसमें थोड़ा बहुत आपको सोचना पड़े, आप वो वाले एमसीक्यू सॉल्व करें। अब ये जब 2 राउंड आपके हो जाएंगे, इजी वाले और मॉडरेट वाले, तो आपको एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ मैंने इतने मार्क्स सिक्योर कर लिए हैं, यानी जो इजी और मॉडरेट वाले। अब आपके कुछ एमसीक्यूज़ बचेंगे, सपोज 3 to 4 हो सकते हैं जो हार्ड एमसीक्यूज़ हैं। हार्ड का पोर्शन भी 15% होता है, तो वो 3 to 4 होंगे ही। सो हार्ड एमसीक्यूज़ में आपने क्या करना है, अब हार्ड एमसीक्यूज़ का एंड पे करने का एक ये फ़ायदा है कि जब आप एमसीक्यू सॉल्व कर रहे होते हैं, आपने हार्ड एमसीक्यू जब आप सीक्वेंस से आ रहे थे तो आपने उसकी एक दफ़ा स्टेटमेंट तो पढ़ ली। अब जब आप मॉडरेट वाले सॉल्व कर रहे थे तो आपके माइंड में वो हार्ड एमसीक्यूज़ चल रहा था, कहीं ना कहीं किसी ना किसी पोर्शन में वो थोड़ा बहुत घूम रहा होता है, इंसान को तंग कर रहा होता है। सो ये होगा कि आपको जब आप एंड पे हार्ड एमसीक्यूज़ की तरफ आएंगे तो आपको उस पर सोचने का टाइम ज़्यादा मिल चुका होगा, आप उस पर काफ़ी ज़्यादा सोच चुके होंगे। सो अब आपने तसल्ली से उस हार्ड एमसीक्यूज़ को सॉल्व करना है। उसको सॉल्व करते वक्त परेशान नहीं होना कि मुझे नहीं आता या मैं इसको किस तरह सॉल्व करूँगी। बस आपने अपनी तैयारी पे बिलीव रखना है कि ये था जो मैं कर सकती थी या कर सकता था, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकती। सो अपने आप पे बिलीव रखना है, आपने कंसेप्चुअल अप्रोच रखनी है और उसको काम रह के आपने सॉल्व करना है। क्योंकि सब यहाँ पे अक्सर जितने मर्जी मतलब इंटेलिजेंट बच्चे हों वो कोई ना कोई एमसीक्यूज़ में ज़रूर फंसते हैं। सो आपने ये नहीं सोचना कि सिर्फ मुझे ही ये मुश्किल लग रहा है, हो सकता है बाकी सबको भी ये मुश्किल लग रहा हो। सो जो उस टाइम पे जितना काम रहेगा उतना वो उसको अच्छे तरीके से अटेम्प्ट करेगा। सो आपने इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, हार्ड एमसीक्यूज़ को आपने एंड पे सॉल्व कर लेना है। उसके बाद अब बायो का पोर्शन आपका हो गया अटेम्प्ट, तो आपने क्या करना है, अब ये नहीं करना कि अब नेक्स्ट पोर्शन पे जाओ और एंड पे सारे बबल फिल करने लग जाओ। टाइम आपने साथ साथ नोट करना है। अगर 81 मिनट्स थे बायो के, सो आपने उसमें से एटलीस्ट 20 मिनट्स बबल फिलिंग के लिए निकालने हैं। सो अब आपने क्या करना है, आपने बायो सॉल्व कर ली, उसके बाद आपने बबल फिलिंग की तरफ आ जाना है। बबल फिलिंग का एक कॉमन मेथड है कि सबसे पहले आपने उसकी बाउंड्री ट्रेस करनी है, क्योंकि कंप्यूटराइज चेक होते हैं तो फिर थोड़ा मसला हो जाता है। सो आपने बाउंड्री ट्रेस करके फिर अंदर फिलिंग कर लेनी है बबल्स की। और एक बबल फिल करने में एक ये भी चीज़ है कि आपने टेस्ट के कुछ दिन पहले आपने जो OMR शीट होती है MD-CAT के टेस्ट की, उसका प्रिंट निकलवा लेना है और फिर आपने घर में उसको प्रैक्टिस करके देखना है कि आपके इतने बबल्स कितने टाइम में फिल हो रहे हैं। और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी हैंड की प्रैक्टिस भी हो जाएगी बबल फिल करने की। सो आपने उस टाइम को नोट रखना है और MD-CAT में उतना टाइम हर पोर्शन में से बचाना है कि बायो का अगर इतने MCQs हैं तो मैंने इतना टाइम उसमें से बबल फिलिंग के लिए निकालना है। अब बबल फिलिंग में बच्चे एक ये मिस्टेक भी कर जाते हैं कि वो जो एमसीक्यूज उनको लगता है कि उनको भी नहीं आ रहा, वो उसकी जगह छोड़ देते हैं। ये बहुत ही मतलब डेंजरस चीज़ है कि आप उसकी जगह छोड़ रहे हो। बिकॉज अगर आप उसकी जगह छोड़ रहे हो और गलती से सपोज आपने 20 वाला एमसीक्यूज आपको नहीं आ रहा, आप उस पर और सोचना चाह रहे हैं और आप उसकी जगह छोड़ देते हैं, लेकिन जब बबल फिल करते वक्त आपको वो याद ना रहे और आप 21 वाला 20 की जगह फिल करते हैं और आपको पता भी नहीं चलना, आप काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज इस तरह गलत फिल कर देंगे। तो इस तरह की काम नहीं करना, यानी कि आपने मौका ही नहीं देना किसी आपको कि आप कंफ्यूज हों, क्योंकि अगर एक भी एमसीक्यूज इस तरह का आपका गलत फिल हो गया तो आप वहीं प्रेशर में आ जाएंगे। सो इस तरह का नहीं करना। अगर बायो अटैम्प्ट करनी है तो फिर बायो कंप्लीट करके ही नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाना है। सो बायो जब कंप्लीट होगी तो इसी सीक्वेंस में आपने फिर बाकी के सब्जेक्ट्स करने हैं, यानी केमिस्ट्री 3 राउंड्स में, उसके बाद उसकी बबल फिलिंग करनी है, फिर फिजिक्स की और फिर इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग चाहे इकट्ठी कर लें। और इसके अलावा एक चीज़ ये भी है कि जब आपने टेस्ट में एमसीक्यूज यानी टाइम आपने मैनेज करना है तो थोड़ा सा टाइम देख लें आप जिस पोर्शन में भी बचा सकते हैं। बायो में बच सकता है, फिजिक्स में कैलकुलेशन आ जाती है और केमिस्ट्री में भी आ जाती है। सो बायो में जो टाइम बच सकता है आपने उसको यूटिलाइज करना, मतलब जिस तरह अब आम टेस्टों में तो आपको वो चीज़ें नहीं करनी पड़ती, लेकिन जब आप MD-CAT का टेस्ट देने लगते हैं तो आपको अटेंडेंस करनी पड़ती है और भी चीज़ें होती हैं जिसमें आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। सो आपने उन एक्स्ट्रा चीज़ों के लिए, कोई इमरजेंसी हो सकती है उसके लिए भी टाइम बीच में से ही निकालना है। नेक्स्ट बात करेंगे कि कुछ MCQs हमारे पास ऐसे होते हैं कि जो सिलेबस से थोड़े से हट के आ जाते हैं। जैसे हमारा जब टेस्ट था तो उसमें लॉजिकल रीजनिंग के 2 MCQs थे जिनका लॉजिकल रीजनिंग के सिलेबस से कोई लिंक नहीं था। अब इस केस में जो सही अप्रोच है वो ये होनी चाहिए कि जब आपको किसी MCQs का आंसर कॉन्सेप्चुअली नहीं पता
और आपने उसमें यानी आर्बिट्रेरीली उसका आंसर लगाना है, यानी तुक्के से लगाना है। सो आप उस पे सोच सोच के टाइम वेस्ट ना करें। इससे अच्छा ये है कि आप नेक्स्ट पोर्शन की तरफ मूव करें। जैसे इंग्लिश हो गया, आप उसको सॉल्व करें, उसमें कॉन्सेप्चुअल अप्रोच ला के उसको सॉल्व करें, और उसके बाद आप एंड पे उस एमसीक्यूज़ को देखें जिसमें आपको लगे कि आपने सिर्फ अंदाजे से लगाना है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप उस पे टाइम वेस्ट करेंगे ना, लॉजिकल रीजनिंग वाले उस एमसीक्यूज़ पे जो आपको नहीं आ रहा और जो आपको पता है आपको आना भी नहीं है, उस पे सोचने का कोई फ़ायदा नहीं है। इससे अच्छा आप किसी दूसरे एमसीक्यूज़ पे टाइम लगाएं और एंड पे आके उसको थोड़ा बहुत सोच के, अगर टाइम मिला सोचने का तो आप उसको सोच के लगाएं। यानी कि जो ऑप्शन आपको अब उसको कर ही नहीं सकते, आप उस पर टाइम वेस्ट ना करें। और फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि एमडी कैट में आप 100% जो पेपर है ना वो बिल्कुल करेक्ट नहीं आ सकता। मिस्टेक्स वहाँ पे होंगी। मिस्टेक्स इस टाइप की कि एमसीक्यूज़ गलत भी आ सकता है, आउट ऑफ सिलेबस भी आ सकता है, और फिर एक से ज़्यादा ऑप्शंस वाला भी आ सकता है, और वो भी वैसे ऑप्शंस जो बिल्कुल करेक्ट हों। इस केस में आपने पैनिक नहीं होना, बिकॉज ये वो एमसीक्यूज़ हैं जो हर किसी के पेपर में आए हैं। अगर आपका गलत होगा तो दूसरे का भी गलत होगा। यानी अगर आउट ऑफ सिलेबस आ रहा है तो आप सबको मसला होगा। आउट ऑफ सिलेबस के केस में आप ये कर सकते हैं, जो आपके सिलेबस में आउटलाइन मेंशन है ना, आप उसके रिलेटेड भी एक दफ़ा रीड ज़रूर करके जाएँ। चाहे एमडी कैट वाला ना पढ़ें, लेकिन एफएससी के हद तक उसको ज़रूर रीड करें, ताकि अगर आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ आ भी जाता है तो आप उसको एक दफ़ा अटेम्प्ट कर लें। बाकी रही बात, अगर आपके पास रॉन्ग एमसीक्यूज़ आ जाता है उसका तो फिर अक्सर ग्रेस मार्क्स मिल जाते होते हैं, लेकिन अगर नहीं मिले तो उस पर आपने पैनिक नहीं होना, उस पर फिर सबको ही ग्रेस मार्क नहीं मिलेगा। और एक चीज़ ये कि अगर दो ऑप्शंस आ जाएँ जो दोनों ही आपको करेक्ट लग रहे हैं और वाकई वो करेक्ट हों, उस टाइम पे आपने अपनी कॉन्सेप्चुअल अप्रोच को छोड़ के बुक लाइन पे फोकस करना है, क्योंकि जो एमडी कैट का पेपर होता है वो चेक होता है आपकी बुक के अकॉर्डिंग। उन दो एमसीक्यू में से जो आपको लगे कि ये डायरेक्ट बुक की लाइन में लिखा है, आपने उसको सिलेक्ट करना है। हालांकि दूसरा भी ठीक होगा, वो भी कंसेप्चुअली ठीक होगा, लेकिन हमने एट दैट टाइम डिसीजन लेते वक्त हमने बुक की लाइन को ही फॉलो करना है। यू शुड हैव सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑन योर सेल्फ, बिकॉज ये किस लिए, ये इस चीज़ में ये है कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा होना चाहिए। आप तो पहली बार जाएंगे, आपको ये चीज़ नहीं पता, लेकिन आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो आप देखेंगे कि जो आपके इर्द गिर्द के बच्चे होंगे वो आपसे पहले बबल फिल कर रहे होंगे। यानी कि अगर आप बायो सॉल्व करें तो आप मिड में होंगे और वो बायो कंप्लीट कर रहे होंगे। इसी तरह वो पेपर भी आपसे पहले करके जा रहे होंगे। इस केस में आपने परेशान नहीं होना कि जैसे इनको सारा आता है और ये सब सॉल्व करके जा रहे हैं और शायद मैं ही पीछे हूँ। इस तरह की सोच नहीं लेके आनी, बिकॉज हर बच्चा एडमिशन के लिए टेस्ट नहीं दे रहा होता, यानी कि वो असल कोशिश से नहीं दे रहा होता। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ एक अटैम्प्ट दे रहे होते हैं कि शायद बन जाए, और कुछ लोग अपने पेरेंट्स की विल पे दे रहे होते हैं। हर किसी की प्रॉपर वो तैयारी करके नहीं आया होता। आपने अपने आप पे बिलीव रखना है, दूसरों को बिल्कुल नहीं देखना कि मैं ये टेस्ट सॉल्व कर रही हूँ, मुझे पता है कि इसमें मुझे 3 घंटे लगने हैं, मैं पहले फारिग नहीं हो सकती। अगर फारिग हो भी चाहे तो फिर भी आपने पेपर को डबल चेक करना है, यानी कि आपने दूसरों को देख के पैनिक नहीं होना कि ये इन्होंने तो कर लिया, शायद मैं ही पीछे रह गई, ये चीज़ नहीं करनी। और दूसरी चीज़, आपने अपने टाइम का चेक खुद रखना है। अपने जो टीचर्स वहाँ पे होते हैं उन पे नहीं जाना, बिकॉज कुछ टीचर्स को नहीं पता होता कि टेस्ट किस तरह है, किस तरह उसका टाइम है। यानी कि वो आपको गलत टाइम भी बता सकते हैं, गाइड कर सकते हैं, बिकॉज दे डोंट नो। वो टीचर्स कभी किस चीज़ की ड्यूटी कर रहे होते हैं तो कभी किस चीज़ की। आपने अपने टाइम मैनेजमेंट खुद रखनी है। आपको पता होना चाहिए आपका इतना टाइम रह गया, और अगर कोई गलत बोले भी तो आपने उससे बताना है कि नहीं, इतना ये मेरा टाइम रह गया और मैंने इसको करना है। आपने अपनी चीज़ों का होल्ड उस पर खुद रखना है और अपने आप पे बिलीव रखना है कि हाँ, मेरा इतना टाइम रहेगा और मैं इसको सॉल्व कर लूँगी। और इसी तरह यहाँ पे हमारी इस वीडियो का एंड होता है। और अगर आपने प्रेशर को कंट्रोल कर लिया और आपने अपनी स्ट्रेटजी को डिसिप्लिन में बदल लिया और आपने टाइम मैनेज कर लिया, नेक्स्ट इंशाल्लाह मेरिट लिस्ट में आपका नाम होगा।